मॉर्निंग क्लास। बेटा रिवीजन करेंगे आज हम हिंदी लैंग्वेज के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर हमारा भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, दूसरा है वर्ण विचार। ठीक है, तो पहले पुनरावृत्ति किसके? पहले पाठ की। ठीक, फर्स्ट चैप्टर आपका जो है यूनिट में भी आ गया। पहला दूसरा पार्ट हमारे यूनिट में भी आया था। आप न्यू एडमिशन हो बेटा? यूनिट एग्जाम दिए? अभी नहीं दिए, पहले का है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो पार्ट एक है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। फटाफट समझेंगे ये चीजें क्या है। सबसे पहले भाषा। भाषा का साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करेंगे और दूसरे के विचारों को हम समझ पाएंगे। तो वह साधन, साधन यानी जरिया जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या है? भाषा। दूसरा है लिपि। अब जब भाषा बोल तो मौखिक रूप से तो हम भाषा को बोल रहे हैं, लेकिन कई बार जो है लिखने की जरूरत पड़ती है ना? तो लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, किसी भी भाषा को, हिंदी लिख रहे हैं हम, उर्दू लिख रहे हैं हम, इंग्लिश लिख रहे हैं हम, है ना, पंजाबी, बंगाली जो लिख रहे हैं, उसके लिए जब उसको रिटर्न फॉर्म में हमें लाना है, जब हमें लिखित रूप में उस भाषा को लाना है, तो हमें कुछ चिन्हों की जरूरत पड़ती है, कुछ संकेतों की जरूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं लिपि। जैसे हमारी हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। इंग्लिश रोमन में। ठीक है, तो उसको कहते हैं लिपि। बोली सीमित एरिया में, जैसे जॉली ब्रांड के अंदर कुछ और बोला जा रहा है, भानीवाला में कुछ और बोला जा रहा है, तो सीमित एरिया में बोले जानी भाषा, छोटे एरिया में बोले जानी भाषा को हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। इसमें जो है साहित्य की रचना नहीं होती है। ठीक, लेकिन जब लिपि जो है ज्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगी, जैसे गढ़वाली हो गई, कुमाऊनी हो गई, हरियाणवी, पंजाबी, तो क्या करती है? उनको भाषा का रूप लेते हैं, उनको भाषाएं बाद में भाषा का रूप ले लेती हैं। ठीक है, फिर है व्याकरण। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के लिए, ठीक है, कुछ नियमों की जरूरत पड़ती है। जैसे हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से हमें बोलना लिखना है, तो हमें कुछ नियमों की जरूरत पड़ेगी कि कहाँ पे लड़की है तो हमें क्रिया स्त्रीलिंग रखनी है, उसके साथ पुरुष है तो क्रिया पुल्लिंग होगी, एक वचन में क्या होगा, बहुवचन में क्या होगा, है ना? ठीक है, कहाँ पे आपका सर्वनाम प्रयोग हो रहा है तो क्या होगा, कहाँ पे विशेषण के साथ क्या होगा, ये सारे नियम क्या कहलाते हैं? व्याकरण। तो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के लिए जिन नियमों का प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं व्याकरण। क्लियर हो गया? पहला चैप्टर आपका क्लियर हो गया। भाषा समझ गए, लिपि समझ गए, बोली समझ गए, व्याकरण समझ गए। ठीक, आप लोग खुद भी जो है इसको रिवाइज करना चैप्टर को। ठीक है, दूसरा है वर्ण विचार। अब जब हम भाषा पढ़ेंगे ना बेटा, तो भाषा का सबसे छोटे से इकाई से हम शुरुआत करते हैं। अब हम हिंदी भाषा को पढ़ने जा रहे हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण जैसे स्वर और व्यंजन, पता है ना? और से लेके ये सारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अ, आ, क, ख, य, र, ल, ये सारे क्या है? वर्ण है। ठीक है, पूरे 52 अ से लेके इसे तक, ज्ञ तक पूरे क्या है? अ से ज्ञ तक वर्ण है। वर्णमाला क्या होगी बच्चा? वर्णमाला क्या भाई बच्चों? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला। ओके, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला। ठीक, स्वर क्या होंगे? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण
स्वतंत्र रूप से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हम कर सकते हैं वो क्या हो गए? स्वर। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियां, यानी कि वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता। जैसे क, क हमने बोला तो क के साथ किसका उच्चारण हो रहा है? अ का गुण। का, आ का उच्चारण हो रहा है ना। ठीक है, तो व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, उनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से होता है। तो स्वर व्यंजन समझ में आ गए। अब देखिए स्वर के भेद। स्वर के भेद यानी स्वर के प्रकार कितने? 3 प्रकार के आपके स्वर होते हैं। लघु, दीर्घ और क्लुप्त। इनको हम ह्रास भी बोलते हैं। आपकी बुक में ह्रास तो भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? ह्रास और दीर्घ को दीर्घ भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको दीर्घ स्वर। ह्रास स्वर यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगे, प्रयास भी कम लगे और समय भी कम लगे। ये होते हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ये क्या है? ह्रास स्वर। दीर्घ स्वर इनसे दुगना समय, ह्रास स्वर से दुगना समय जिनमें लगे वो हो गए दीर्घ। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब क्या बचा हमारे पास? अंग और अह बचे दो। तो अंग और अह, अंग तथा अह, ये भी तो आते हैं ना अंग और अह। ये कहलाते हैं क्या? अयोगवह। क्योंकि यह स्वर और व्यंजन दोनों के गुण रखते हैं, इसलिए इनको अयोगवह कहा है। इनकी मात्राएं लगती हैं, इसलिए ये स्वर है। ठीक है, अंग की मात्रा जब हम लगाते हैं ना, और अह की भी लगाते हैं, विसर्ग जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में, विसर्ग जो लगता है वो अह की मात्रा लगती है। ठीक है, तो इसलिए इनको स्वर के भी गुण रखते हैं, तो इसलिए इनको स्वर बोलते हैं। और स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, इसलिए इनको व्यंजन, तो इनको अयोगवह बोलेंगे, स्वर और व्यंजन के बीच। ठीक है, क्लुप्त स्वर। क्लुप्त स्वर बच्चों सबसे कम समय जिसमें लगा ह्रास स्वर, उससे दुगना लगा दीर्घ और तिगुना लगा तो क्लुप्त स्वर। 3 गुना यानी क्लुप्त स्वर। जैसे ओम, ओम, आपका उच्चारण 3 गुना हो गया। ठीक, तो क्लुप्त स्वर। तो तीनों स्वर समझ गए। ह्रास स्वर जिनको उच्चारण में कम समय लगे, और छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर ह्रास स्वर से दुगना समय, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। क्लुप्त स्वर तिगुना समय लगे, जिससे ओ और अंग अह हो गए अयोगवह। स्वर का पूरा समझ आ गया। अब व्यंजन समझ लेते हैं। अब समझ लेंगे व्यंजन। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम कहते हैं व्यंजन। ठीक, और व्यंजन के भेद अलग अलग प्रकार से। ये तो हो गया स्पर्श के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हो गया। स्पर्श व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ और वायु हमारे मुख के किसी न किसी, ये हमारा मुख है, ये हमारा स्वर यंत्र है ना,
स्वर यानी आवाज कहाँ से निकल रही, गले से और मुंह से, है ना। तो इस एरिया के किसी न किसी भाग को हवा या जीभ टच करेगी, ठीक, उसको कहेंगे स्पर्श व्यंजन। जैसे क, ख, ग, घ, ग, यहाँ आवाज आ रही है, आ रही है। यहाँ पे रखो हाथ अपने, क बोलो तो आपको साफ महसूस हो, क, यहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है। त, त, थ, द, ध, जीभ कहाँ टच हुई, ऊपर, दांतों के ऊपर, त, थ, द, ध, न, प, फ, दोनों ओठ आपस में टच हो रहे, प, फ, ब, भ, म, हो रहा है। ट, जीभ ऊपर तालू पे गई, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो कहीं ना कहीं हमारी जीभ जो स्पर्श कर रही है हमारे मुख को, तो हो गया स्पर्श व्यंजन। क्लियर हुआ सबका स्पर्श व्यंजन? ओके। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह मुख के किसी न किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। जीभ जो है पूरी तरीके से टच नहीं होती, हल्का सा टच लेगी वो मुख के किसी भी भाग को, उसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। जैसे य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, यानी कि अंतर थोड़ा अंतर पूरा टच नहीं करेगी हमारे मुख के किसी भी भाग को जीभ, तो ये अंतस्थ व्यंजन होगा। इसके बाद देखिए बेटा ऊष्ण व्यंजन। ऊष्ण यानी गर्मी, रगड़ा लो मुंह में, ऊष्मा पैदा हो, ऐसे व्यंजन जैसे स, श, स और ह, मतलब ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है हमारे मुंह में, जब बोलते समय गर्मी पैदा हो रही है, इनका उच्चारण करते हैं समय। ये 4 होता है श, श, और ह, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में क्या होगा कि 2 व्यंजनों के मेल से बनेगा। जैसे क और स मिलके बनता है छ, ठीक है। त और र मिलके बनता है त्र, आधा त आधा र मिलके बनाएंगे त्र। तो 2 व्यंजनों के मेल से जब एक व्यंजन का निर्माण होता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो आप समझ रहे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब देखिए द्वित्व व्यंजन। कहीं कहीं पे एक ही व्यंजन 2 बार आता है, जैसे बच्चा, च 2 बार आया, एक बार आधा एक बार पूरा। तो जब एक व्यंजन रिपीट होता है, ठीक है, एक बार आधा आएगा एक बार पूरा आएगा, उसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन, ठीक है। समझ लो, कच्चा, पक्का, बच्चा, इन सब में क्या समझिए सब लोग। अब है स्वर तंत्रिकाओं में कंपन। स्वर तंत्रिका ये हमारे इनमें कंपन, ठीक है, वाइब्रेशन जो होते हैं उसके अनुसार कितने, तो सघोष और अघोष 2 प्रकार के हो गए। सघोष, अघोष, ओके। सघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रिका से टकराकर बाहर आती है उन्हें सघोष कहते हैं। जैसे क, ग, घ, ज, झ, य, ट, ण, ढ, ढ, द, ध, न। 22 व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है। और घोष कौन से? इनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कोई कंपन नहीं होता है। जैसे क, ख, छ, छ, ट, ठ, थ, थ, फ, फ, श, श, ये 13 है, ठीक। श्वास के आधार पर श्वास की मात्रा हम कितना ले रहे छोटे उसके हिसाब से अल्प प्राण और महाप्राण, श्वास के हिसाब से कितने हुए अल्प प्राण और
मात्रा है। ठीक है।